नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं डॉक्टर दुर्गेश मालवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चूंकि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है, शुरुआत हो चुकी है इस महायज्ञ की, जिसमें आप देख रहे हैं कि दीपावली के लिए विद्यार्थियों के लिए विशेष स्पेशल ऑफर रखा गया है। और ये दीपावली अवसर पर आप मात्र 999 में ऑनलाइन बैच, ऑनलाइन कोर्स आप परचेस कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं हिंदी में वर्ण विचार की। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी पाठ्यक्रम की जब हम शुरुआत करते हैं तो उसमें वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आता है। तो आज की कक्षा में हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं वर्ण विचार। और चूंकि एमपी एसआई का यदि आपने पाठ्यक्रम देखा होगा तो एमपीएसआई के पाठ्यक्रम में विशेषकर हिंदी भाषा, ध्यान देना, हिंदी भाषा में यहां पे दो प्रश्न आने वाले। कितने प्रश्न आने वाले दोस्तों? दो प्रश्न। ये जो दो प्रश्न होंगे ये गद्यांश से होंगे और अपठित जो गद्यांश होगा वो लगभग लगभग 5 इसमें प्रश्न होंगे। अपठित जो पद्यांश होगा, ठीक है, उसमें भी 5 प्रश्न होंगे, यानी कि 10 प्रश्न यहां से आएंगे। तो हिंदी भाषाई बोध में यदि कोई गद्यांश आता है तो 5 अंक का होगा। ऐसा आवश्यक नहीं है कि 5 अंक का, वो 2 गद्यांश दे सकता है, एक में 3 प्रश्न रख सकता है, एक में 2 रख सकता है। वो पद्यांश में 5 प्रश्न का एक पद्यांश बना सकता है, काव्य से संबंधित हो सकता है, कविता से संबंधित हो सकता है, ठीक है, या फिर 2 पद्यांश बनाएगा तब भी। तो इसका मतलब ये है कि गद्यांश और पद्यांश आएंगे अपठित, जो कि निर्धारित नहीं होता है, पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं होता है, समसामयिक मुद्दों से प्रश्न बना दिए जाते हैं। तो यहां पर जब हम गद्यांश को देखेंगे तो गद्यांश के लिए विशेषकर हमें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार को देखना। वर्ण विचार में जिसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं वो है वर्णमाला की। वर्णमाला के बाद, ठीक है, हम देखेंगे संधि, हम देखेंगे समास। उसके बाद हम जब शब्द विचार में आएंगे तो चूंकि शब्द और शब्द से समास बनता है, जैसे 2 वर्णों का मेल संधि है वैसे 2 शब्दों का मेल समास। फिर हम शब्द विचार में देखेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो शब्द के साथ साथ ही हम फिर आएंगे वाक्य विचार। तो यहां पर संधि है, समास है, शब्दांश शब्द के आगे लगा दो जो कि उपसर्ग हो जाएगा, और इसमें हम 22 शब्द देखेंगे संस्कृत वाले। शब्द के पीछे लगा दो प्रत्यय, ये देखने वाले हैं हम। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर यदि हम बात करें तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय को हम देखेंगे। जब मैं आपको वर्ण विचार पढ़ाऊंगा तो वर्ण विचार के साथ ही, अब देखिए यहाँ पे मैंने आधा दा और या लिखा और यहाँ मैंने ध्या लिखा। आप आधा दा और या से बना ध्या यानी कि पद्यांश, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों से। यहां पर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं काव्य की। काव्य शास्त्र से संबंधित क्या होगा दोस्तों, जब वो पद्यांश बनाएगा तो किसी कविता से बनाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ प्रमुख महाकाव्यों को देखेंगे, खंड काव्यों को देखेंगे, आख्यान गीतों को देखेंगे, चंपू काव्य को देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ काव्य शास्त्र में हम जब वर्ण विचार में आपको पढ़ाऊंगा तो मात्राएं आप कैसे गिनेंगे, मात्राओं के बारे में आपको कैसे जानकारी होगी, तो मोटे तौर पर हम देखेंगे छंद, ठीक है। फिर हम देखेंगे रस और फिर हम देखेंगे अलंकार। तो यदि मैं अपठित गद्यांश और पद्यांश की बात करूं तो हिंदी भाषाई बोध में जो 10 प्रश्न आने की संभावना है मोटे तौर पर यहां से, ठीक है। साथ ही जब आप देखेंगे कि शब्द विचार में, जब मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं, उसमें पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी और विलोमार्थी। एक आध प्रश्न यहां से बन सकता है,
लेकिन वो आएगा किसी में, गद्यांश में। यही समानार्थी को लेकर, समश्रुति युग्म को लेकर, साथ ही साथ एक आध मुहावरा पूछ लेगा, लोकोक्ति पूछ लेगा। तो पाठ्यक्रम काफी विस्तृत है, लेकिन उस पाठ्यक्रम को हम कैसे संक्षेप में करें, सुनियोजित करें, समास रूप में लेके आ जाएं, संक्षेप में लेके आ जाएं, उसकी हम चर्चा आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर रहे हैं सबसे पहले हम वर्ण विचार की। दोस्तों, वर्ण विचार में एक है अक्षर, वर्ण और वर्णमाला। ध्यान दें, इस अक्षर में ये क्षर है। क्षर का अर्थ होता है नष्ट होना। और इसमें हमने उपसर्ग लगा दिया अक्षर। तो जब मुख से निकली हुई ध्वनि नष्ट ना हो, ठीक है, मैंने बोला अब ये शाश्वत घूमता रहेगा, ये ध्वनि नष्ट नहीं होगी। ध्वनि का विस्तार बढ़ जाए तो पॉल्यूशन में बदल जाएगी, प्रदूषण में बदल जाएगी। ठीक है, तो मुख से निकली हुई ध्वनि को, मुख से निकली हुई ध्वनि को अक्षर कहते हैं। मुख से निकली हुई ध्वनि को क्या कहते हैं? हम अक्षर कहते हैं। जबकि इसमें से हमने उपसर्ग यदि हटा दें तो क्षर यानी नष्ट होना, और ये क्या है? अक्षर। तो मुख से निकली हुई ध्वनि को हम अक्षर कहते हैं। यह ध्वनि कभी भी नष्ट नहीं होती, यह ध्वनि कभी भी नष्ट नहीं होती। ठीक है, तो यह ध्वनि कभी भी नष्ट नहीं होती। अब जब ध्वनि नष्ट नहीं होगी, जब ध्वनि नष्ट नहीं होगी तो या तो ध्वनि की मात्रा कम होगी या ध्वनि की मात्रा अधिक होगी। फिर अब मैंने बोला, आपने सुना। अब यदि इसी को अक्षर के लिखित रूप में ले ले, हम अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अक्षर के लिखित रूप को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई, इकाई कौन सी? या तो मूल है या मौखिक है। अब लिखित रूप में है, भाषा की सबसे छोटी कौन सी इकाई? लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती। ठीक है, लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब ध्यान देना, भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई है वो वर्ण है। यानी कि मैंने बोला क, अब ये जो क है ये एक व्यंजन वर्ण है। इसे बोलते समय पर हमने स्वर का भी प्रयोग किया है। मैंने बोला ल, ठीक है, तो इसे बोलते समय मैंने स्वर का भी प्रयोग किया है। तो यहां पे क्या होता है कि आपसे पूछता है वर्ण क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। वहां गलती हो, जबकि ये क्या थी? ये सिर्फ और सिर्फ ध्वनि थी। क्या? ये ध्वनि है। फिर बात करें हम वर्णमाला। वर्णों के
वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं हम? वर्णमाला कहते हैं। और परंपरागत जो वर्णमाला थी ना दोस्तों, उसको दो भागों में बांटा गया था, एक स्वर और एक व्यंजन। लेकिन अब यदि प्रश्न पूछता है कि वर्णमाला को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, वर्णमाला को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो आपको बताना है 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 3। स्वर, व्यंजन और अयोग। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ण विचार में अक्षर किसे कहेंगे? तो मुख से निकली हुई ध्वनि को हम अक्षर कहते हैं, और यह ध्वनि कभी भी नष्ट नहीं होती है। वर्ण किसे कहेंगे? तो अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मूल इकाई, जिसको हम लिखित रूप में लेंगे, सिर्फ बोलेंगे तो वर्ण तो कोई सा भी हम बोल सकते हैं, तो वो सिर्फ ध्वनि रहेगी। लेकिन लिखित इकाई में देखेंगे तो वो कहलाएगी आपकी वर्ण। और वर्णों के व्यवस्थित क्रम यदि हम कर दें, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं, और वर्णमाला को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, स्वर, व्यंजन और अयोग। ठीक है दोस्तों, बात करें वर्णमाला। वर्णमाला में पहला पार्ट हम देख रहे हैं स्वर। फिर देखेंगे हम व्यंजन, और फिर देखेंगे हम अयोग। सबसे पहले बात करते हैं स्वरों की। अब देखिए, स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। स्वर कितने होते हैं आपके? 11। लेकिन प्रश्न आपसे पूछता है कि परंपरागत स्वर कितने होते हैं? परंपरागत स्वर ये आपके 13 होते हैं। कैसे होते हैं, एक एक करके बात करें। स्वर, स्वर अर्थात स्वतंत्र ध्वनि, स्वर अर्थात स्वतंत्र ध्वनि। जब आपके मुख से या मेरे मुख से कोई ध्वनि निकले, और वो ध्वनि मुख विवर, मुख विवर बोले तो अंग, मुख के 5 अंग होते हैं, कंठ है, तालव्य है, फिर मुर्दा है जो ओठों के ऊपर वाला हिस्सा है, ओष्ठ और दंत। तो जब ये 5 अंगों को बगैर स्पर्श किए लंग्स के द्वारा ध्वनि बाहर आ जाए, तो स्वर अर्थात स्वतंत्र ध्वनि, यानी कि मुख से निकली हुई ध्वनि जब बिना रुकावट मुख अंग से बाहर आ जाए तो हम कहते हैं स्वर। चूंकि डायरेक्ट हमें याद रखना चाहिए कि स्वर अर्थात स्वतंत्र ध्वनि, और ये कितने होते हैं? 11। आ बड़ा, आ ई ऊ और री। फिर ए ओ ओ। लघु है, दीर्घ है, लघु है, दीर्घ है, लघु है, दीर्घ है, लघु है, और ये 4 के 4 ही क्या? दीर्घ। तो आ ई ऊ री, ए ओ। अब इसके भी यदि हम डेप्थ में जाएं दोस्तों, तो ध्यान देना, ये जो स्वतंत्र ध्वनि है ये 11 है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि परंपरागत स्वर कितने होते हैं, तो मैंने कहा 13 है। ये क्या होते हैं कि पहले जो बचपन में जब आपने देखा होगा, तो ये जो अम है, ये जो आहा है, इसको भी वर्णमाला में पहले परंपरागत स्वर के अनुसार स्वर में काउंट कर लिया जाता था।
लेकिन अब आपको जवाब क्या देना है? 11। अब चूंकि हम वर्ण विचार में वर्णमाला से स्टार्ट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जब धीरे धीरे आप वर्णमाला को पढ़ेंगे और उसके तुरंत बाद में आपको पढ़ाऊंगा छंद, क्योंकि एक हम गद्य का देखेंगे, दूसरा हम पद्य का देखेंगे, या फिर आप कैसे वर्णों में मात्राओं को गिनना सीखें, काउंट करना सीखें, तो ये आपको वो सिखाता है वर्ण विचार में, वर्ण में स्वर। ठीक है, तो स्वरों की संख्या 11 होती है, परंपरागत स्वर 13 होते हैं। अब ये जो स्वर है 11, स्वरों के प्रकार। तो दोस्तों स्वरों के जो प्रकार है वो 4 है। संख्या तो अभी हमने देख ली, संख्या कितनी है एक बार रिपीट कर लीजिए आप। संख्या कितनी है? 11। स्वरों के प्रकार कितने हैं? 4। देखते हैं कैसे। पहला जो प्रकार है वो है मूल स्वर। पहला क्या है? मूल स्वर है। और मूल स्वर क्या? आ, ई, उ और री, ये मूल स्वर है। दूसरा है दीर्घ स्वर। आ और आ से बड़ा बना, ई और ई से बड़ी बनी, ऊ और उससे बड़ा ऊ बना। अब दोस्तों यदि आप संस्कृत के विद्यार्थी होते तो री के बाद री आता है तो बड़ा री होता, लेकिन वो हिंदी में मान्य नहीं है। तो मूल स्वर 4 है, दीर्घ स्वर 3 है, तो 4 और 3 7। फिर संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर इसे इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि संयुक्त स्वर क्या होता है? दो असमान वर्णों का मेल है, दो अलग अलग स्वरों का मेल है। ठीक है, ये ए, आई, ओ और औ। ये जो ए है आ और ई से मिलकर बना आ, ई, ए। ये जो आई है यहां से हमने आ लिया और ये ए यहां ले लिया, तो आ और ए से आई बना। ये ओ है, आ और ऊ से ओ बना। और ये औ है, आ और इस ओ से औ बना। तो आ और ई दो अलग अलग भिन्न स्वर है, आ और ए अलग अलग है, असमान है, आ ओ। तो दो असमान स्वरों के मेल को, दो भिन्न स्वरों के मेल को हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4। तो हो गए संयुक्त स्वर 4, दीर्घ स्वर 3, 4 3 7, मूल स्वर 4, हो गए 11। अब चूंकि 1 2 3 हमने तो 4 प्रकार बताए। तो दोस्तों चौथा जो प्रकार है वो है प्लूत। ये दोस्तों जो प्लूत स्वर है ये सिर्फ ध्वनि मात्र है। ठीक है, क्या है? ध्वनि मात्र है। जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि क्या है? दीर्घ हो जाती है। लेकिन सिर्फ ध्वनि मात्र है, वर्तमान में कोई वर्ण इसके लिए परिभाषित नहीं है। जैसे आप रोएंगे, गाएंगे, चिल्लाएंगे, दूर से किसी को पुकारेंगे, ठीक है, जैसे मैंने बोला ओ, तो ओम में जो दिखाई दे रहा मध्य की ध्वनि ये हिंदी का 3 है। जब हम गिनती लिखते हैं 1 2 3, ये 3 है, लेकिन ध्वनि बढ़ गई। मैंने बोला कृष्णा, ये जो अंग्रेजी का एस देख रहे हैं आप,
इसे हिंदी में वर्तुल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तुल रेखा। इसे वक्र रेखा भी आप कह सकते हैं। वर्तुल रेखा या वक्र रेखा। तो जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, तब ध्वनि की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जब प्रकार पूछे स्वरों के प्रकार तो 4 जवाब देना है। प्रश्न पूछता है मूल स्वरों की संख्या कितनी है तो 4 जवाब देना है। दीर्घ स्वर पूछे तो 3 बताना है। संयुक्त स्वर पूछे तो 4 बताना है। और कुल स्वर पूछे, कुल स्वर मुझे बताने की अब आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आ चुका है। 11। और अभी मैंने आपसे बोला था यदि आप परंपरागत आपसे पूछ ले तो परंपरागत में क्या होता है, जो अयोग हुआ है ना, जिसको हम आगे जाके मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, अम और आहा को यहाँ जोड़ देता था पहले, इसलिए 13 बोलते थे। तो यदि पूछता है कि परंपरागत स्वरों की संख्या कितनी है तो आपको लगाना है 13 है। वर्तमान में ना पूछे, डायरेक्ट पूछ ले कुल स्वर कितने हैं तो आपको बताना है 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है तब भी 11 बताना है, शुद्ध पूछे तब भी 11 बताना। ठीक है। अब बात करते हैं मात्राओं की। मात्रा। तो ये जो स्वर होते हैं ना, ये स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तो अपने रूप को परिवर्तित कर लेते हैं। स्वर जब व्यंजन से मिलता है तो अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है। स्वर जब व्यंजन से मिलता है, किससे मिलता है? व्यंजन से मिलता है, तो अपने रूप को क्या कर लेता है? वो बदल लेता है, अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है। इस परिवर्तित रूप को, इस परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। परिवर्तित रूप को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। एक बार पुनः ध्यान देना, स्वर जब व्यंजन से मिलेगा तो स्वर अपने आप को बदल लेगा, अपने रूप को बदल लेता है, और वो बदला हुआ जो रूप है वही कहलाती है मात्रा। तो स्वर जब व्यंजन से मिलता है तो अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है, इस परिवर्तित रूप को हम मात्रा कहते हैं। और हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है? मात्राओं की संख्या 10 है। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11 भी हमने देखा। बात करते हैं मात्राओं कैसे, जैसे ये हमने लिखा स्वर 11 होते हैं हमारे, आ ई उ री, ऋषि वाला, ए ओ। ये जो आ है दोस्तों, ये उदासीन स्वर है। आ क्या है? उदासीन स्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। बड़ा जो आ और आ से मिलकर बना है, इसकी मात्रा होती है पाई। ये जो खड़ी लाइन है ना, जिसको अंग्रेजी में आप फुल स्टॉप कहते हो, हिंदी में इसे पूर्ण विराम कह सकते हो, हिंदी में इसे आप पाई कह सकते हो। ये ई मात्रा है, छोटी ई की, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। दोस्तों ऋषि, ये ऋषि की मात्रा ऐसे लगती है जैसे मैंने लिखा पृथ्वी,
जैसे मैंने लिखा है प्रीति, ठीक है, ये री की मात्रा, ऋषि वाली। ए, अभी मैंने आपको बताया कि आ और ई मिलकर ए बना। सिर पे मात्रा दिखाई नहीं दे रही लेकिन लगती एक है। सिर पे मात्रा एक होती है लेकिन लगती दो है। ओ, सिर पे मात्रा एक होती है लेकिन पाई के साथ, पाई बोले तो खड़ी लाइन, सिर पे मात्राएं दो होती है, खड़ी लाइन पाई के साथ। तो इस प्रकार से ये मात्राएं हो गई आपकी कितनी, 10। आ उदासीन स्वर है, बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मात्राओं की संख्या 10, स्वरों की संख्या 11, ठीक है। और आ क्या हो गया आपका, उदासीन स्वर। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने मान लीजिए लिखा ये कला। अब कला एक शब्द है। अब ये कला में, ये का में स्वर को यदि अलग करूंगा तो का जो व्यंजन है उसमें आ ध्वनि निकालनी पड़ेगी। ये ला है, ये ला आ है, ला आधा है, स्वर रहित है, और ये बड़ा है। तो व्यंजन किससे बनते हैं, स्वरों की सहायता से बनते हैं। स्वरों की सहायता से लिखे और बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने चर्चा किसकी की, स्वरों की और मात्राओं की। फिर हम बात करते हैं व्यंजन, ठीक है। व्यंजन किसे कहेंगे, स्वरों की सहायता से, स्वरों की, स्वर कहूं या स्वरों कहूं, स्वरों की सहायता से बोले व लिखे जानने वाले वर्णों व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से या स्वरों की सहायता से बोले व लिखे जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मैंने लिखा कला शब्द, उस कला में का जो है, उस का में यदि मैं आ निकाल दूं, हलंत लगा दूं, तो वो शुद्ध व्यंजन हो जाएगा। तो प्रश्न बनता है कि शुद्ध व्यंजनों की संख्या कितनी है। दोस्तों शुद्ध व्यंजनों की संख्या है 33। कितनी है, 33। तो स्वरों की सहायता से बोले व लिखे जाने वाले को वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों में शुद्ध व्यंजनों की संख्या 33 है। कौन कौन सी उसकी हम बात करते हैं, देखिए। शुद्ध व्यंजन कितने दोस्तों, 33, 33। देखते हैं। सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। मुख के जो 5 अंग है एक दूसरे को स्पर्श करें, तो वे वर्ण जिन्हें बोलते समय एक अंग दूसरे अंग को स्पर्श करे, चाहे वो कंठ हो, तालव्य हो, मूर्धन्य हो, दंत हो, ओष्ठ हो। तो वे वर्ण जिन्हें बोलते समय एक अंग दूसरे को स्पर्श करे उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है, 25 का। अब देखिए जितने भी व्यंजन है किसकी सहायता से बोले जा रहे हैं, किसकी सहायता से लिखे जा रहे हैं, स्वरों की। तो मैं हर जगह पर यहाँ पे व्यंजनों को लिखते समय हलंत नहीं लगाऊंगा। आपको ऐसे ध्यान देना है कि हम हलंत लगा देंगे तो शुद्ध हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं शुद्ध ही है, लेकिन अपने को इतना ध्यान रखना कि शुद्ध व्यंजन में सिर्फ ये जो है का, यानी कि इसमें आ सम्मिलित है। तो का, ख, ग, घा, और ये पंचमा अक्षर है अंगा। ये जो बिंदु लग रही है ना, इस बिंदु को नुक्ता बोलते हैं।
इसको हम अधोबिंदी भी कह सकते हैं, अधोबिंदी, अधोबिंदु। ठीक है, ये जो बिंदु लगा हुआ है इसे बोलते हैं अधोबिंदी या नुक्ता। यदि यही बिंदु सिर के ऊपर लग जाता है, जैसे व्यंजन के सिर पे लग रहा है, तो व्यंजन के सिर पे जो बिंदु लग रहा है ये अनुस्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुस्वार। और वर्ण के दाएं बाएं नीचे यदि लगे तो वो नुक्ता या अधोबिंदु कहलाता है। अभी बिंदु के ऊपर जो बिंदु लगा हुआ वो अनुस्वार है, ठीक है। लेकिन यदि मैं लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं, जैसे डा, ढा, ठीक है, तो ये जो बिंदु है दो, इसको हम क्या बोलेंगे? नुक्ता बोलेंगे। तो इस प्रकार से व्यंजन में का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, क्या बोलते हैं इसको? नाक से ध्वनि निकलती हल्की सी, इय, टा, ठा, डा, ढा, अण, ता, था, दा, धा, उन, पा, फा, बा, भा और मा। तो ये जो 25 वर्ण हैं आपके, ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। फिर है अंतस्थ व्यंजन। इसमें क्या होता है कि जो ध्वनि होती है वो मुख के अंदर घूमकर बाहर आती है। मुख विवर के जो अंग होते हैं, जैसे आपने कभी सीटी बजाई हो तो ध्वनि पास होती है तो सीटी बजती है। तो व्यंजन में क्या होता है कि ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इस अंतस्थ व्यंजन में ध्वनि घूमकर बाहर आती है। तो ये चार होते हैं, या, रा, ला और वा। ठीक है, ध्वनि घूमकर बाहर आती है। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। दोस्तों ये उष्म व्यंजन भी चार होते हैं, सा, सा, सा और ह। तो इस प्रकार से 25 4 29, 29 4 33। तो शुद्ध व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33। ठीक है। अब यदि यहीं पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि व्यंजनों के प्रकार कितने हैं, तो जैसे स्वरों के चार प्रकार थे, वैसे ही व्यंजनों के कितने प्रकार हैं? चार प्रकार। ये तीन तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे संयुक्त व्यंजन की। ठीक है। तो देखें, शुद्ध व्यंजनों की संख्या पूछे 33 बताना है, स्पर्श व्यंजन की पूछे 25 बताना है, अंतस्थ की पूछे 4 बताना है, उष्म की पूछे 4 बताना। 25 4 25 4 29, 29 4 33। अब यदि बात करता है कि व्यंजनों के प्रकार कितने हैं, व्यंजनों के भेद कितने हैं, तो व्यंजनों के प्रकार भी कितने हैं? जैसे स्वरों के प्रकार चार थे, वैसे ही व्यंजनों के प्रकार भी चार। अभी हमने देखा तीन प्रकारों को। पहला स्पर्श व्यंजन, आपको पता ही है, कितने हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन अभी हमने देखा, कितने हैं? चार। उष्म व्यंजन अभी हमने देखा कितने हैं? 25 4 29, 29 4 33।
चौथा जो प्रकार है दोस्तों वो है संयुक्त व्यंजन। जैसे संयुक्त स्वर थे ए ए ओ ओ, जैसे संयुक्त स्वर चार थे ए ए ओ, वैसे ही संयुक्त व्यंजन भी चार है। ठीक है, कितने हैं वो भी चार। लेकिन चूंकि अभी हमने बात करी थी कि शुद्ध व्यंजन कितने थे, तो अभी हमने देखा था कि शुद्ध व्यंजन जो है वो 33 है। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रकार कितने, तो प्रकार चार है। लेकिन ये जो चौथा जो प्रकार है संयुक्त व्यंजन का, वो शुद्ध व्यंजनों में काउंट नहीं होता। व्यंजन में गिनती होती है उसकी, लेकिन शुद्ध व्यंजन में नहीं होती। तो दोस्तों जो संयुक्त व्यंजन ये जो चार है, ये कौन कौन से देखें। क्ष्या, ये जो क्ष्या है का, ठीक है, और षटकोण का सा से मिलकर बना क्ष्या। त्रा, ये जो त्रा है आदत्ता, ये ताकि नीचे हलंत है, आदत्ता और रा से मिलकर गया, ये आधा जा और ये पंचमा अक्षर इया से मिलकर बना है। और स्रा, ये शक्कर का आधा सा और रा से मिलकर बना। तो दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से जो मिलकर बनते हैं, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से जो मिलकर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन चार है। कितने, चार। तो इस प्रकार से 33 में चार काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। लेकिन शुद्ध व्यंजन पूछे तो 33 ही बताना है, जब संख्या पूछे तो बताऊंगा कितने होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4, 25 4 29, 29 4 33, शुद्ध व्यंजनों की संख्या 33 है। प्रकारों की बात करें तो चार प्रकार है, संयुक्त व्यंजन भी इसी के प्रकार में सम्मिलित है। ठीक है, क्षत्रा ज्ञा और स्रा, दो असमान व्यंजनों के मेल से, या कहूं कि दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से जो मिलकर बनते हैं, उन्हें बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन, और इनकी संख्या भी होती है चार। तो इस प्रकार से 33 4 37। ठीक है, तो प्रकार देख लिया आपने। स्पर्श हो गया एक, अंतस्थ हो गया दो, उष्म हो गया तीन, और संयुक्त हो गया चार। ठीक है, तो व्यंजनों के प्रकार चार है। अब क्या होता है कि ये 25 थे, ये चार थे, ये चार थे, ठीक है, और ये भी चार थे। 25 4 29, 29 4 33, ठीक है, और चार 37। अब क्या होता है, इसमें काउंट कर देते हैं द्विगुण व्यंजन को। द्विगुण व्यंजन, दोस्तों द्विगुण व्यंजन इसको इसलिए बोलते हैं कि वे वर्ण जो दूसरा गुण रखते हैं। ये क्या होते हैं, कभी भी पहले नंबर पर नहीं आते। पहले को छोड़कर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितना बड़ा शब्द होगा आते जाएंगे, लेकिन पहले नंबर पे कभी भी ये नहीं आते। तो वे वर्ण जो दूसरा गुण रखते हैं, पहला नहीं, पहला नहीं का मतलब क्या, पहले क्रम पे कभी भी नहीं आएंगे द्विगुण वाले। तो वे वर्ण जो दूसरा गुण रखते हैं, ठीक है, पहला नहीं, पहला नहीं का मतलब पहले नंबर पे कभी नहीं आएंगे, प्रथम पर नहीं आएंगे, प्रथम नंबर पर नहीं। ऐसा लिख दूं क्या, कभी भी प्रथम नंबर पर आप नहीं देखेंगे। तो वे वर्ण जो दूसरा गुण रखते हैं, पहला नहीं, उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं।
ठीक है। और ये होते दोस्तों ढ और ढ। अभी इसमें मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन में भी ड और ढ होते हैं। देखो इधर, ये ड और ढ। क्या पर इनके नीचे बिंदु है, अधोबिंदी या नुक्ता है? नहीं, तो ये स्पर्श के हैं। जबकि ये ड और ढ इसके नीचे बिंदु है, ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। और ये हमेशा ड और ढ पहले को छोड़कर आते हैं, पहले क्रम को छोड़कर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा पढ़ना और मैंने लिखा पढ़ना, तो चलते चलते आप कहीं जा रहे हैं और चलते चलते आप गिर गए, तो इस पढ़ने का मतलब गिरना होता है। और आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ना। आपने सुना होगा गुड़, आपने सुना होगा गुड़, ये गुड़ होता है जो आप चाय में डालते हैं, शक्कर गुड़, तो गुड़ है, ये गुड़ है गुड़। रहस्य, किसी को किसी विषय का गहराई में ज्ञान हो, डेप्थ हो, उसे बोलते हैं गुणार्थ। गुड़ ज्ञान है मतलब काफी गहरा। दोनों में अंतर आ रहा, जैसे और भी देख सकते हैं आप। जैसे मैंने लिखा खेड़ा, क्या लिखा? खेड़ा, दूसरे पे आ गई। मैंने लिखा राजगढ़, चौथे पे आ गया। अब आपके मन में जो भी विचार आए, जो शब्द आए, आप बोल सकते हो, लेकिन ये कभी भी किस पे नहीं आएगा? पहले पे नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? ये दोनों। तो पहले पे कौन से आते हैं? तो देखो कौन से आते हैं, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा डर, मैंने लिखा ढोल, तो डर या ढोल जो शब्द है ये क्या है? स्पर्श के हैं। ये पहले क्रम पर आ रहा है स्पर्श व्यंजन, ढोल पहले क्रम पर आ रहा है स्पर्श का है, लेकिन दूसरे पे आ गया तो क्या हो गया, तीसरे पे आ गया तो क्या हो गया, चौथे पे आ गया तो क्या हो गया? इसका मतलब है द्विगुण है। तो यहाँ 37 तक तो मैं बता चुका था अभी आपको, फिर यहाँ पे काउंट कर देते हैं। अभी प्रकार 4 ही रहेंगे, जबकि व्यंजनों में द्विगुण भी काउंट होते हैं, लेकिन वो उसके प्रकारों में गिने नहीं जाते। तो 37 में 2 और मिला दीजिए तो 39 हो गए। ठीक है, हो गए 39। द्विगुण व्यंजन 2 है, डा और ढा। ये कभी भी पहले क्रम पर नहीं आते हैं, पहले को छोड़कर आते हैं। तो ये हो गए थे 37, 2 और काउंट करोगे तो ये हो गए 39। और अभी हाल ही में एक मराठी का वर्ण जोड़ा गया है, मराठी वर्ण। जैसे हमने ये जो वर्ण देख रहे हैं आप, अंतस्थ व्यंजन, वैसा का वैसा ही हिंदी में एक मराठी वर्ण लिया गया है, ये वाला। इसको हम, इसकी ध्वनि है अला, इसकी ध्वनि क्या है? आ ल, अलह। और हाकी बिल्कुल नाके बराबर, जैसे हम बोलते हैं ना आहा, तो वैसा कुछ अलह, ये ध्वनि भी आती। तो ये चूंकि मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, मराठी की, हिंदी की, नेपाली की, पाली की, प्राकृत की, सबकी जो लिपियां हैं, ठीक है, वो देवनागरी है। तो मराठी, चूंकि मराठी का जो वर्ण हमने लिया है ये अंतस्थ का ला है, और ये मराठी का अलह, आ ला, और हा की ध्वनि बहुत कम, अलह। तो इस प्रकार से मराठी वर्ण है अलह, तो ये हो जाते हैं 40। तो यदि आपसे पूछे, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, एक बार पुनः ध्यान देंगे आप। शुद्ध व्यंजन पूछे, कितने बताओगे? 33। आपसे कुल व्यंजन पूछे तो बताओगे आप? याद रहेगा? एक बार पुनः आपको काउंट करवा देता हूं। 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37, 37 में द्विगुण के डा और ढा जोड़े 39, मराठी वर्ण अलह,
को जोड़ा ये 40। तो इस प्रकार से कुल व्यंजन 40 है, शुद्ध व्यंजन 33 है। ठीक। अब हमने क्योंकि शुरुआत की थी, शुरुआत में हमने ये कहा था कि ये जो दोस्तों है अयोगवाह। तो वर्णमाला के प्रकार थे, स्वर हमने कंप्लीट कर लिए, व्यंजन अभी हमने देख लिए, अयोगवाह हम देखने वाले हैं। ठीक है। अयोगवाह कितने हैं? 2, अम और आहा। ये जो दोस्तों अम है, अम, ये आ प्लस पंचमा अक्षर अंगा से बना। आहा, ये आहा, आ प्लस आधा हा से बना। ठीक है। तो ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये व्यंजन। तो जिसका योग स्वर और व्यंजन दोनों से हो, लेकिन फिर भी अपने अर्थ को वहन करे, और वहन मतलब अपने अर्थ को ग्रहण करे। तो दोस्तों ये जो अम है इसे बोलते हैं हम अनुस्वार, और ये जो आहा है, 2 बिंदु जो लग रहे हैं, इसे हम बोलते हैं विसर्ग। ठीक है। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। तो इस प्रकार से अम आ और अंगा से बना, आहा आ और हा से बना। तो इसको यदि हम देखें, तो यहां पे ये व्यंजन हो गए 40। स्वर अभी मैं आपको पढ़ा ही चुका था, स्वर कितने हैं? 11। ठीक है। अयोगवाह कितने हैं? अभी हमने देखा, एक तो अम और एक आहा। ये कितने हैं? 2। तो ये हो गए 3, 4 और 1 5। तो पहले वर्णमाला में कितने वर्ण थे? 52 थे। लेकिन मराठी का वर्ण जब हमने उसमें जोड़ लिया, मराठी का वर्ण अलह, तब हो गए 53। तो वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में हिंदी वर्णमाला में पहले 52 वर्ण थे। अब मराठी वर्ण को सम्मिलित करने के कारण वर्णों की संख्या एक बढ़ जाती है, 53, 53। ठीक है। और ये प्रश्न पहले पूछ लिया गया है। तो आप जो प्रश्न पूछेगा वो पूछेगा शुद्ध व्यंजन 33, कुल व्यंजन 40, स्वर जो है 11, परंपरागत अभी मैं बता ही चुका था। यदि आपसे प्रश्न पूछता है परंपरागत कितने हैं, तो 2 काउंट कर देना, तो ये 13 हो जाएंगे। ठीक है। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो पहले 52 हुआ करती थी, अभी 53 है। ठीक है। एक बार चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये हमने चर्चा की, वर्ण विचार की। अब इसमें क्या होता है, ध्यान देना, ये जो अम है इसको हम अनुस्वार बोलते हैं, और ये जो चंद्र बिंदु जिसको आप बोलते हो, ठीक है, इसे अनुनासिक कहा जाता है। तो सिर के ऊपर जब बिंदु रहे तो अनुस्वार। अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु का अर्थ क्या? पीछे। और स्वर का अर्थ होता है स्वर। ठीक है। तो स्वर के पीछे, स्वर के पीछे यदि व्यंजन वर्ण आ जाए, स्वर के बाद या स्वर के पीछे व्यंजन वर्ण आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है। और वो जो व्यंजन आएगा वो 5वां वर्ण होगा। कैसे? देखो एक बार बताता हूं। स्वर के बाद आने वाले व्यंजन वर्ण
स्वर के बाद आने वाले व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण कौन सा? पंचमा अक्षर। तो स्वर के बाद आने वाले व्यंजन वर्ण को अनुस्वार कहते हैं। और ये पंचमाक्षर कौन सा होगा? अभी हमने देखा था पंचमाक्षर स्पर्श में अंगा, या, अणा, ना और मा। जैसे मैंने लिखा अंक, तो ये अंक है, तो अंक में पीछे वर्ण कौन सा है? का है। तो ये बिंदु किसका हो जाएगा? इसको जब वर्ण विच्छेद में ऐसा करूंगा तो अंक में ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये स्वर है, स्वर के बाद आने वाले पंचमा अक्षर को हम अनुस्वार कहते हैं। पीछे का आया था इसलिए पंचमा अक्षर आया। यदि मैं लिख देता चंचल, तो ये बिंदु लगा हुआ ऊपर सिर पे, उसके पीछे चा है, तो चा का पांचवा वर्ण आएगा, तो चंचल को हम इसे तोड़ेंगे च, ठीक है। अब देखिए ये चा आधा हो गया, फिर चा में आ, अब आ के ऊपर बिंदु है, तो आ का पंचमा अक्षर कौन सा है? पंचमा अक्षर यहाँ। क्यों? क्योंकि पीछे फिर चा है, तो ये चा टूटा, फिर आ, फिर ला और फिर आ। अब इसको बोलेंगे तो कैसे? च, चा में आ, ठीक है। अब देखिए च न, चन, चन, बिंदु आ गया। ये बिंदु लगना किस पे था? इस पे था, तो इसको पीछे तोड़ दिया, पीछे क्या था? चा। जैसे मैंने लिखा पंडा, तीसरा वर्ण है, मेरी इच्छा तो ऐसे लिख सकता हूं संतोष, पीछे क्या है? ता है, तो ता का पंचमा अक्षर ना। चंपा, पीछे क्या है? पा है, तो चंपा। तो ये जो होते हैं स्वर के बाद आने वाले व्यंजन वर्ण को अनुस्वार कहते हैं, और वो कौन सा होगा? पंचमा अक्षर। अब बात करते हैं अनुनासिक। अनु का अर्थ होता है पीछे, अभी भी हम लोगों ने कहा अनु का अर्थ होता है पीछे, नासिक मतलब नाक। तो पहले मुंह से ध्वनि निकले, बाद में नाक से ध्वनि निकले, तो उसे बोलते हैं अनुनासिक। अनु यानी क्या? पीछे, नासिक यानी नाक। तो पहले मुंह से ध्वनि निकले, बाद में नाक से निकले, उसे बोलते हैं अनुनासिक। जैसे संवार, बांट, पूंछ, ठीक है, उंगली, ये सब चंद्र बिंदु वाले शब्द है, और इन चंद्र बिंदु वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से वर्ण विचार का चैप्टर हमने आज कंप्लीट किया। कल मुलाकात करते हैं इसी समय पर, कल मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।